स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल फर्स्ट क्राइम। अमेरिकी टीम अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। लाइटनिंग एलिमेंट वाली पागल महिला स्पष्ट रूप से लड़ने के लिए कठिन प्रतिद्वंदी होगी। उनके भागने का कारण यह नहीं था कि उनमें जैक और उसके दल से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि वहां अभी भी बहुत सारे खजाने खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। केवल बेवकूफ ही कुछ निरर्थक लड़ाइयों में अपना समय बर्बाद करेंगे। आदर्श और नंदिनी दोनों को इक्विपमेंटों की आवश्यकता थी। अन्य प्रतिभागियों से लड़ने की उनकी इच्छा के बावजूद उनकी वर्तमान प्राथमिकता जितना हो सके उतने संसाधनों को लूटना था। मुझे लगता है कि दूसरों की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम रेणु या जियांग को ढूंढ लेते हैं तो ठीक है, लेकिन शेवांगी, सूर्या, रुद्री और अन्य को ढूंढने के विचार से मुझे घृणा होती है, आदर्श ने नंदिनी को बताया। नंदिनी ने सिर हिलाया। यह सच था कि उन दोनों को अपने दम पर जगह खोजने में आसानी होगी, क्योंकि वे अपनी इच्छा अनुसार आसानी से युद्ध में शामिल हो सकते थे या भाग सकते थे। जब मैं हवा में उड़ रही थी तो मैंने उस पहाड़ पर कई लोगों को इकट्ठा होते देखा। नंदिनी ने काले बादलों से आधे ढके एक ऊंचे पहाड़ की ओर इशारा किया। अधिक लोगों का मतलब है कि वहां कुछ आकर्षक होना चाहिए। आदर्श की आंखें तुरंत चमक उठी। तो हम वहां जा रहे हैं? मैंने पहले ही 4 से अधिक लोगों के समूह को उसकी ओर बढ़ते देखा है, नंदिनी ने कहा। चिंता मत करो, जैक ने जो करने की कोशिश की उससे मुझे एक विचार मिला, आदर्श ने कहा। क्या विचार? नंदिनी भ्रमित थी। वह आदमी उन्हें लूटने की कोशिश कर रहा था, वह संभवतः आदर्श को क्या विचार दे सकता है? हम दोनों इस समय गहरे संकट में हैं। एक बार जब वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो रोहन का कबीला मेरा शिकार करेगा और आपको सिंह कबीले से भी लड़ना होगा। यदि हम वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में उल्लेखनीय सुधार नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से हमें बाद में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे इक्विपमेंटों की आवश्यकता है और मुझे भी। अगर हम बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर उधर खोजते रहेंगे और हमें लूटने की कोशिश करने वाले लोगों के साथ अपना समय बर्बाद करेंगे तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, आदर्श ने कहा। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? नंदिनी को आदर्श की आंखों में एक चालाक नजर दिख रही थी। फिर भी वह आदर्श के दिमाग को पढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। क्या स्थिति पर्याप्त स्पष्ट नहीं थी? प्रतिभागी अंतरिक्ष में बिखरे इक्विपमेंटों की खोज कर रहे थे। खजाने की खोज छात्रों की निरीक्षण करने और जंगल में जीवित रहने की क्षमता परीक्षण करने के लिए आयोजित की गई थी। साथ ही छात्रों को संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया गया था। क्या कोई अन्य तरीका था जिससे संभवतः उन्हें ढेर सारे संसाधन मिल सके? आदर्श ने नंदिनी की ओर देखा और गंभीर चेहरे के साथ कहा, लूटना ढूंढने से भी तेज है। नंदिनी ने अपना मुंह खुला छोड़ दिया। वह अचानक शब्दों के लिए खोगी। इसके बारे में सोचो, यदि हम लूट के माल की खोज करें तो उनमें से अधिकांश की रक्षा डीमन प्राणियों द्वारा की जा रही है। यह स्पष्ट है कि आयोजक ने खजाना डीमन प्राणियों के घोंसले या गुफाओं के अंदर रखा है। डीमन प्राणियों से निपटना काफी मुश्किल है, यहाँ तक कि जब हम अंततः खजाने पर हाथ डालते हैं तो कोई और हमारा इंतजार कर रहा होगा ताकि वे हमें लूट सके। जब हमने अधिकांश कड़ी मेहनत की हो, यदि हम इतने दुर्भाग्यशाली है कि हमें लूट लिया जाता है तो हम केवल अपनी सारी लूट खो देंगे। अपना समय बर्बाद करने से बेहतर है कि हम दूसरों को लूटने पर ध्यान दें। यह बहुत आसान भी है। हमें बस सही लक्ष्य ढूंढना है, उनसे लूटना है और भाग जाना है। यदि हम पर्याप्त भाग्यशाली है तो हम उनसे लड़े बिना उनकी लूट चुरा सकते हैं, आदर्श ने चमकती आंखों से कहा। नंदिनी थोड़ी देर के लिए शॉक रह गई। उसे अपने विचार एकत्र करने में कुछ समय लगा। लेकिन यह सही नहीं लगता। लेकिन क्या आप सहमत हैं कि यह एक बेहतर विचार है? आदर्श ने पूछा। नंदिनी ने झिझकते हुए कहा। सच कहे तो उसे उम्मीद नहीं थी कि आदर्श इतना दुष्ट विचार लेकर आएगा। दूसरे विचार पर वह गंभीरता से सीमा पार कर रहा था। यह निश्चित रूप से बहुत से लोगों को आहत करने वाला था।
अगर आप चुप रहे तो मैं मानता हूँ कि आप सहमत हो गए हैं। आदर्श ने नंदिनी को इस बारे में सोचने का समय दिए बिना उसे अपनी तरफ खींच लिया। यह संभावना नहीं थी कि आदर्श इसे अपने दम पर कर सकता था। टूर्नामेंट में जो 16 टीमें बची थी वे सभी योग्य प्रतिद्वंदी थी और प्रत्येक सदस्य के पास उल्लेखनीय ताकत थी। आदर्श के लिए अकेले दूसरों को लूटना की कोशिश करना ना समझी थी। हालांकि उनकी टीम में नंदिनी के साथ यह अलग था। नंदिनी अब पूरी टीम से मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत थी और अपने कई एलिमेंटों के साथ वह एक बार में 4 से 5 लोगों से मुकाबला कर सकता था। इसके अलावा वे दूसरों से मौत तक लड़ने वाले नहीं थे। जैसे ही उनके हाथ में लूट का माल आ जाता वे भाग जाते और यदि वे अपने प्रयास में विफल भी हो जाते तब भी वे भाग सकते थे। हम मास्क पहन सकते हैं या अपना पहनावा भी बदल सकते हैं, हालांकि यह वास्तव में गारंटी नहीं देता कि दूसरों को पता नहीं चलेगा कि हम कौन हैं। कम से कम उन्हें हमारी पहचान का एहसास इतनी आसानी से नहीं होगा। नंदिनी ने प्रस्ताव रखा। अवाक रह जाने की बारी आदर्श की थी। उसने खाली चेहरे से नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी को थोड़ी शर्मिंदगी हुई जब उसने आदर्श की निगाहें देखी। वह धीरे से बोली, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी शानदार योजना लेकर आओगी। नंदिनी, तुम सचमुच इतनी प्रभावशाली हो, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदिनी ने टिप्पणी को अनदेखा कर दिया। यदि नंदिनी अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं होती तो उसे वास्तव में ऐसा कुछ करने का मन नहीं होता जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। हालांकि जब उसने अपनी स्थिति को याद किया, एक करीबी रिश्तेदार के शैतान नगरी का सदस्य होने की शर्मिंदगी झेलते हुए और सिंह कबीला उसे कैसे परेशान कर रहा था, तो उसे लगा जैसे उसके पास बुरे काम करने के लिए आदर्श का पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ग्रे पाइथन पर्वत की तलहटी में कुछ छात्रों ने अपने मैजिक बूट्स एक्टिवेट किए और दूरी में पर्वत श्रृंखला की ओर तेजी से दौड़ रहे थे। छात्र अविश्वसनीय रूप से तेज थे। वे पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर से भी अधिक दूरी तय करने में सक्षम थे। कुछ क्षण बाद वे पहले से ही 1 किलोमीटर दूर थे। आइए अलग हो जाए, उन फ्रांसीसी से बचकर हम फिर से संगठित हो जाएंगे, एंजेलो नामक एक इतावली प्रतियोगी ने कहा। बाकियों ने सिर हिलाया। एंजेलो को कवर प्रदान करते हुए वे तुरंत चले गए। पांचों अलग हो गए और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। कुछ ही समय बाद कुछ अन्य समूह सामने आए। उन्होंने 5 छात्रों की दिशा में देखा और उन्हें पता नहीं था कि उन्हें किसके पीछे जाना है। धिक्कार है, हम नहीं जानते कि पत्थर का दिल कौन ले गया। वह सबसे मूल्यवान लूट है जो हमें मिली है। पहाड़ पर रॉक गोलेम को घराने में लगभग 20 लोगों की जरूरत पड़ी और हमारी फ्रांसीसी टीम ने स्पष्ट रूप से सबसे अधिक योगदान दिया। उनकी हिम्मत कैसे हुई पत्थर के दिल को छीनने की? एक फ्रांसीसी छात्र गुस्से से बोला। उनका पीछा करो, वे बहुत दूर नहीं गए होंगे। हम उन्हें दूर नहीं जाने दे सकते, एक जापानी प्रतियोगी ने गुस्से में कहा। जापानी टीम ने भी बहुत योगदान दिया था और इसके कारण उनका एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। यदि वे जल्द ही अपने हीलर को नहीं ढूंढ पाए तो छात्र को खजाने की खोज से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तुम लोग वह अपना रास्ता बनाओ, हम इस रास्ते से जाएंगे और तुम में से कुछ लोग उस औरत के पीछे जाएंगे। लियोन, एक फ्रांसीसी मैजिशियन ने उन्हें निर्देशित किया। अंतरिक्ष में पहुंचने के कुछ ही समय बाद उन्होंने पहाड़ की चोटी पर एक दुर्लभ रॉक डीमन की खोज की थी। रॉक डीमन अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान था क्योंकि इसका दिल पृथ्वी एलिमेंट की ऊर्जा की तरह था जो एक छोटे शहर का समर्थन करने के लिए पर्याप्त था। कंस्ट्रक्टर्स को अपने काम के लिए उनकी सख्त जरूरत थी। चूंकि डीमन प्राणी बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य था, इसलिए अधिक टीमों ने उसकी ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा रॉक गोलेम को काफी मजबूत था, इसलिए टीमों को इसे हराने के लिए मिलकर काम करना पड़ा। हालांकि भले ही वे इक्विपमेंटों को वितरित करने के तरीके पर एक समझौते पर पहुंच गए, वे इतावली टीम बस हार्ट ऑफ स्टोन ले गई और भाग गई। दूसरों को एहसास हुआ कि खजाने की खोज में सहयोगी जैसी कोई चीज नहीं थी क्योंकि सबसे अधिक संसाधनों वाली टीम आगामी मैचों में जीतने वाली थी। कितने बेवकूफों का झुंड है। वे गंभीरता से सोचते हैं कि वे टीम का नेतृत्व कर सकते हैं और हंटरों के समूह की तरह लूट के समान रूप से विभाजित कर सकते हैं।
हम हंटर नहीं हैं, हमें प्रतिस्पर्धी बनना है। जब एंजेलो ने देखा कि उसने अपने पीछा करने वालों को चकमा दे दिया है तो वह जोर से हंसा। उन्होंने निश्चित रूप से बहुत धन कमाया था। एक हार्ट ऑफ स्टोन आमतौर पर 400 बिलियन में बेचा जाता था, और यदि इसकी गुणवत्ता औसत से अधिक थी तो वह इसे 500 मिलियन में भी बेच सकता था। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने रॉक डीमन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। यदि उन्हें लाभ को 20 लोगों के बीच विभाजित करना होता तो उनमें से प्रत्येक को लाभ का केवल एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त होता। लेकिन अब सब कुछ ठीक था, क्योंकि पत्थर का दिल अब उसका था। वह लगभग पर्वत शिखर पर था। एंजेलो को अब फ्रांसीसियों और जापानियों के बारे में चिंता की जरूरत नहीं थी। वह आसानी से रिज में सारंगी की तरह पूरी खोजी टीम की भूमिका निभा सकते थे। अजीब बात है, आसमान में अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया? एंजेलो ने अपनी नजर उठाई और देखा कि उसके ऊपर गहरा काला पर्दा मंडरा रहा है। यह काफी डरावना लग रहा था। बकवास! एंजेलो एक पल के लिए शॉक रह गया, फिर उसे एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस गया है। हालांकि जैसे ही वह भागने वाला था, वह अचानक तेज बर्फ के सिलेंडरों से घिर गया, जिससे उसके भागने के रास्ते बंद हो गए। वह कौन है? एंजेलो ने उग्रतापूर्वक मांग की। विशाल शैडो स्पाइक्स के साथ अंधेरा नीचे गिर गया, जिससे शक्तिशाली सीमित फॉर्मेशन का निर्माण हुआ और एंजेलो को जबरन इसमें फंसा लिया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंजेलो ने कितनी जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। शैडो एलिमेंट के साथ स्थापित जाल में फंसने के बाद किसी के लिए भी इससे मुक्त होना बेहद मुश्किल था। वे केवल खड़े रह सकते थे और छायादार तलवारों को अपने शरीर में घुसते हुए देख सकते थे, जिसने उनके दिमाग को और भी बंद कर दिया था, जिससे उनके लिए हिलना डुलना या अपने विचारों का उपयोग करना असंभव हो गया था। हम आपकी उदार पेशकश को स्वीकार करते हैं, एक नकाबपोश व्यक्ति प्रकट हुआ और कर्कश आवाज में कहा, जो स्पष्ट रूप से नकली थी। गधे, तुम बेशरम बदमाश ने इतावली टीम को लूटने का साहस किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, एंजेलो ने गुस्से से शाप दिया। तो आप अभी भी बात कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी कल्टीवेशन काफी प्रभावशाली है। आप हम पर बेशर्म होने का आरोप लगाते हैं, फिर भी आपकी टीम भी अच्छी नहीं है। जब आप पहली बार में लाभ को समान रूप से विभाजित करने के लिए सहमत हुए तो आप लूट को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम केवल भगवान की ओर से न्याय की सेवा कर रहे हैं, आदर्श ने पवित्रता पूर्वक कहा। आदर्श एंजेलो के पास गया और शांति से उससे महंगा हार्ट ऑफ स्टोन ले लिया। चलो, नंदिनी ने आदर्श से आग्रह किया। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आदर्श इटालिया के साथ बेवकूफ बनाने के लिए बहुत आलसी था। उसने जानबूझकर नंदिनी से कहा। जैक कितना चतुर था। वह जानता था कि वह आदमी इस ओर आने वाला था, इसलिए उसने हमें यहीं रुकने और उसे रोकने के लिए कहा। जब एंजेलो ने आदर्श को बहुमूल्य लूट के साथ जाते हुए देखा तो वह लगभग अपना दिमाग खो बैठा। फिर भी शारीरिक और मानसिक रूप से संयमित होने पर वह कुछ नहीं कर सका। वह केवल जैक नाम ही मन में याद रख सका। आदर्श हमेशा से ऐसा ही है, दूसरों को फंसाने में चतुर। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल फैनजू वेंडिंग ग्रुप। आदर्श के पास स्पेस एलिमेंट था, इसलिए उन्हें अपने द्वारा अर्जित लूट को संग्रहित करने के लिए थोड़ी सी जगह खोलने में कोई समस्या नहीं हुई। हार्ट ऑफ स्टोन को दूर रखने के बाद आदर्श ने नंदिनी से नजरें मिलाई। ऐसा लग रहा था कि वह पहली बार था कि नंदिनी ने ऐसा कुछ किया था। उसकी अभिव्यक्ति और दृष्टि दोनों ही स्वाभाविक नहीं लग रही थी। यह ठीक है, तुम्हें अंततः इसकी आदत हो जाएगी। आदर्श ने उसे अपने तरीके से सांत्वना देने की कोशिश की। हमने जो किया उसे ऑब्जर्वर ईगल्स ने जरूर पकड़ लिया होगा, नंदिनी ने कहा। डरो मत, हर कोई एक दूसरे को परेशान करने की भी कोशिश कर रहा है। अंतर केवल इतना है कि हम असली डाकुओं की तरह है, क्योंकि हम खजाने की खोज में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। सच में, क्या यह दिखावा करने की कोशिश करना थका देने वाला नहीं है कि आप किसी और के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अंततः अपने शब्दों के खिलाफ जा रहे हैं? जब लूट इतनी मूल्यवान हो कि उसे छोड़ा न जा सके, आइए अब समय आ गया है कि हम अपने अगले लक्ष्य की तलाश करें, आदर्श ने कहा। उनका फर्स्ट क्राइम उतना आसान नहीं था जितना दूसरों ने सोचा था। आदर्श और नंदिनी काफी समय से इस मुंह को देख रहे थे।
वे अटैक करने का अवसर ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सौभाग्य से इतावली टीम ने लूट को अपने पास रखने का फैसला किया, जिससे आदर्श और नंदिनी को अवसर का लाभ उठाने का मौका मिला। अब इसके बाद हम क्या करें? नंदिनी ने पूछा। वो अब इस बात से परेशान नहीं थी कि वे क्या कर रहे थे। उसे वास्तव में सही काम करने की परवाह नहीं थी, लेकिन वह बचपन से ही हमेशा आज्ञाकारी रही थी और हमेशा नेक रास्ते पर चलती थी। आखिरकार वह वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में पहुंच गई। फिर भी उसने इस बुरे आदमी आदर्श के साथ कुछ दुष्ट काम किए। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। इस बीच आदर्श बिल्कुल ठीक था। उसका शांत चेहरा और जिस तरह से उसने नंदिनी को सांत्वना देने की कोशिश की, उसे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जब अन्य लोगों को लूटने की बात आती थी तो वह बेहद अनुभवी था। उसे लंबे समय से इसकी आदत हो गई थी। बहुत सरल, हमारे अगले लक्ष्यों की तलाश करें। हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें ताकत सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। हमें बहुत सारी जानकारी चाहिए और वह सटीक भी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि हमें बेहतर बनने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भर्ती करना होगा, आदर्श ने गंभीरता से कहा। नंदिनी ने आदर्श पर नजर डाली। वह पूरी तरह से भ्रमित थी। जब भी आदर्श कोई दुष्ट काम करता था तो उसे ऐसा क्यों लगता था कि वह चमक रहा है? वह कौन होगा? नंदिनी ने कहा। एक मानसिक मैजिशियन। हमारे पास एक मानसिक जादूगरनी की कमी है। अगर हम रेणु को ढूंढ सके तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए एक बड़ी मदद होगी, आदर्श ने सोचा। लेकिन क्यों? नंदिनी कुछ पूछने ही वाली थी कि उसे पेड़ों के बीच कुछ हलचल महसूस हुई। उसने तेज नजरों से पेड़ों के पीछे संदिग्ध आकृति पर नजर डाली। उस व्यक्ति को नंदिनी से इतनी सतर्क रहने की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी झिझक के बाद उसने खुद को दिखाने का फैसला किया। वह व्यक्ति घुंघराले बालों वाली एक महिला थी। उसकी उत्कृष्ट ठोस चेहरे की विशेषताएं उसे आकर्षक और सेक्सी बनाती थी और उसकी सुनहरी पुतलियां केक पर आइसिंग की तरह थी और उसकी कुलीनता को और बढ़ा देती थी। मुझे खेद है, मुझे आपकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं थी कि आप ही वह व्यक्ति होंगे जिसने इतावली टीम को खड़ा किया है। इसे बीते एक अरसा हो गया है। लड़की मुस्कुराई। यह ऐसा था जैसे उसने वास्तव में ठीक से मुस्कुराने का अभ्यास किया हो। वह अपने दांत दिखाए बिना भी ईमानदार लग रही थी। एलिन, यह तुम हो? मुझे यह मत बताइए कि आपके साथियों का एक समूह पेड़ों के पीछे हमारे साथ बैठने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। जब आदर्श ने अंग्रेजी महिला को पहचाना तो वह हंस पड़ा। मैं जिस टीम में थी उसमें विभिन्न देशों के सदस्य शामिल थे। वह अभी भी भंग हो गई है, इसलिए मैं बिल्कुल अकेली हूँ। एलिन आगे बढ़ी। उसकी नजर नंदिनी पर टिकी थी। आप में बहुत सुधार हुआ है। आप मेरी उपस्थिति को इतनी आसानी से नोटिस करने में कामयाब रही और मेरा मानसिक एलिमेंट वास्तव में आप पर काम नहीं कर रहा था। आप हमारा पीछा कर रही थी? नंदिनी ने पूछा। कुछ तो है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। इसके अलावा क्या आपने यह नहीं कहा कि आप अपने साथी ढूंढना चाहते हैं? मुझे डर है कि यह काफी पेचीदा होने वाला है। हम जिस स्थान पर है वह उतना विशाल नहीं है, लेकिन कई स्थान स्थानिक रूप से संकुचित है, इसलिए वे देखने से कहीं अधिक बड़े हैं। यदि आप किसी मानसिक जादूगर की तलाश कर रहे हैं तो मैं मदद करने को तैयार हूँ। एलिन ने विनम्रता से उत्तर दिया। उसकी सुनहरी आंखों में भी एक गंभीर भाव था। क्या आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, छोटी एलिन? आदर्श फिर मुस्कुराया। इंग्लिश टीम की एलिन ने शंघाई के ट्रेनिंग हॉल में आदर्श पर गहरी छाप छोड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने उसे झींगा मछली भी खिलाई। आदर्श का मानना था कि एलिन उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। इसके अलावा ऐसे स्थान पर जहां सभी 16 टीमों के सदस्य हर जगह बिखरे हुए थे, कुछ साथियों को ढूंढना जरूरी था और कुछ अजनबियों के साथ टीम बनाने के बजाय आदर्श एलिन पर विश्वास करने के लिए अधिक इच्छुक थे, जिनसे वह पहले मिल चुका था। दूसरों को लूटना, मुझे लगता है कि यह शानदार है। आयोजक ने वास्तव में हमें संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने देने की योजना बनाई थी, इसलिए मेरा मानना है कि भले ही यह संसाधनों से भरा हो, प्रतिभागियों के लिए एक दूसरे से भिड़ना काफी आसान है। किसी ऐसे रिश्ते पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय जो एक पल में टूट जाएगा, हमारे लिए सीधा दृष्टिकोण अपनाना बेहतर है। एलिन ने सहमति व्यक्त की। तो क्या आप हमसे जुड़ने में रुचि रखते हैं? आदर्श ने पूछा। मेरा फर्स्ट एलिमेंट वाटर है और थर्ड एलिमेंट मानसिक है,
लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया, आप एक मानसिक जादूगर की तलाश क्यों कर रहे हैं? एलिन ने कहा। ठीक है। आदर्श ने नंदिनी की ओर देखा और उसकी राय पूछी। रेणु आसानी से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार थी क्योंकि वह भरोसेमंद थी। हालांकि जैसे कि एलिन ने उल्लेख किया था, उनके लिए रेणु की तलाश करना मुश्किल होगा और यदि उन्होंने उसकी तलाश में बहुत अधिक समय बिताया तो अच्छे इक्विपमेंट अन्य टीमों द्वारा छीन लिए जाएंगे। अंततः हर किसी को एहसास होगा कि लूट की तलाश करने और उनकी रक्षा करने वाले डीमन प्राणियों को हराने के बजाय दूसरों को लूटना आसान था, तब तक उनके लिए अपना रास्ता पाना कठिन हो जाएगा। नंदिनी ने सिर हिलाया। उसका मानना था कि एलिन का कोई बुरा इरादा नहीं था, वह केवल एक टीम में शामिल होने की तलाश में थी क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी। अन्यथा जब उसने लोगों पर ध्यान दिया तो वो खुद के बजाय उनके साथ दिखाई देती। ठीक है, फैन जूम बैंडिंग समूह के नेता के रूप में मैं आपको हमारे समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हें हमारे साथ विश्वासघात करने के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके अलावा चूंकि हम दोनों पहले इस विचार के साथ आए थे और आप बाद में इसमें शामिल हुए हैं, दावों के संदर्भ में हम में से प्रत्येक लाभ का 40% लेगा और शेष 20% आपका है। बेशक आपको गंदा काम करने में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, आप इसे हम पर छोड़ सकते हैं। आदर्श ने तुरंत शर्तें रखी। नंदिनी ने अवचेतन रूप से अपनी आंखें घुमा ली। क्या आदर्श गंभीरता से इसे एक गंभीर व्यवसाय में बदलने के बारे में सोच रहा था? यहाँ तक कि वह फैन जू बैंडिंग ग्रुप का नाम भी लेकर आया और एलिन को स्थितियां समझाने में बेहद गंभीर था। नंदिनी को अचानक बहुत पहले का समय याद आया जब आदर्श बच्चों के बीच का नेता हमेशा नए विचारों के साथ आने में सक्षम था, मूर्ख बनाने के लिए, और अन्य बच्चे उसके आदेशों को सुनने के लिए तैयार थे और अच्छा समय बिताते हुए सड़कों पर दौड़ते थे। जरूर यह सही लगता है। एलिन भी उधम मचाने वाली नहीं थी। आखिरकार बहुत देर से टीम में शामिल हुई और वह लालची किस्म की नहीं थी। अच्छा है, जैसा कि मैंने बताया, हम जो कर रहे हैं उसमें बेहतर होना। आदर्श ने अपनी छाती थपथपाई। किसी तरह एलिन और नंदिनी दोनों को संदेह होने लगा कि क्या आदर्श वास्तव में एक उचित मैजिशियन था। जब उन्होंने उसके भाषण देने के प्राकृतिक तरीके और उसके आत्मविश्वास भरे लुक को देखा, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि आदर्श का जन्म ही इसी के लिए हुआ था। हमें जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है वह है जानकारी। ऐसी जानकारी जो हमें बता सकती है कि किसी व्यक्ति के पास लूट क्या है और अब कोई व्यक्ति अपने समूह से भटक गया है, एक व्यक्ति कहाँ है, और यहाँ तक कि हमें उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी बताए। हम एक बड़ा समूह नहीं है, इसलिए गतिशीलता हमारा लाभ है। हम जैसे चाहे आसानी से भाग सकते हैं, लेकिन संख्या के मामले में हम अभी नुकसान में चल रहे हैं। आखिरकार अधिकांश समूह हमसे बड़े होंगे और यदि हम सही लक्ष्य नहीं चुनते तो इसके बजाय हम ही लूटे जाएंगे। तो हम जानकारी कहां से प्राप्त करेंगे? एलिन ने कहा। मेरा मानसिक एलिमेंट किसी और के दिमाग को पढ़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, और हमें किसी के मन को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? आदर्श ने बदले में पूछा। हम किसी के दिमाग को पढ़े बिना जानकारी कैसे एकत्र करेंगे? जब तक हमें सही लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक मुझे मत बताइए कि हमें जंगली हंसों का पीछा करना पड़ेगा, एलिन ने कहा। नंदिनी भी आदर्श की ओर देख रही थी। वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि आदर्श को जानकारी कहां से मिलेगी। उन्हें आश्चर्य हुआ। आदर्श ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। हालांकि एलिन और नंदिनी दोनों स्मार्ट थे, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि आदर्श वास्तव में आसमान की ओर देख रहा था। जल्द ही उन्होंने भी ऑब्जर्वर ईगल्स आसमान में ऊपर चक्कर लगा रहे देखे। आप जीनियस है, एलिन मुस्कुराई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि आदर्श के एक छोटे से संकेत से मानसिक तत्व तस्वीर में कैसे आएगा। नंदिनी की आंखें भी चमक उठी। वह आदर्श के विचारों से काफी प्रभावित हुई। यह पता चला कि जो व्यक्ति बुरे इरादों को पालने का आदी था, उसके लिए ऐसे विचारों के साथ आना आसान था जिनके बारे में आम लोग कभी नहीं सोच सकते थे। जानकारी के संदर्भ में सीमित स्थान में ऑब्जर्वर ईगल से अधिक कोई नहीं जानता होगा। ये जीव जिसे भी देखते थे उसका पीछा करते थे और जादू की उपस्थिति वाले स्थानों पर इकट्ठा होते थे। भले ही आयोजक खजाने की खोज को केवल चुनिंदा दर्शकों के लिए प्रसारित करेंगे, फिर भी
ऑब्जर्वर्स ईगल्स के पास बड़ी मात्रा में जानकारी थी। इस प्रकार यदि वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि लोगों के किस समूह ने उल्लेखनीय लूट की है, कौन सी टीमें थकान से पीड़ित है, किन समूहों के बीच अंदरूनी कलह था और कौन सी टीमें अजय थी, तो ऑब्जर्वर ईगल्स को सबसे अच्छा पता होगा। एकमात्र व्यक्ति जो ऑब्जर्वर ईगल से जानकारी प्राप्त कर सकता था वह एक मानसिक जादूगर था। चूंकि टूर्नामेंट में हर कोई अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था और पूरी दुनिया देख रही थी, इसलिए कोई भी ऑब्जर्वर ईगल्स का दुरुपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोच सकता था। इसे उल्लंघन माना जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रतिभागियों को ऑब्जर्वर ईगल्स द्वारा एकत्र की गई जानकारी प्राप्त करने से स्पष्ट रूप से मना करने वाला कोई नियम भी नहीं था। न ही प्रतिभागियों को ऑब्जर्वर ईगल्स पर अटैक करने से रोकने वाला कोई नियम था। वे आसानी से खुद को सही ठहरा सकते थे, भले ही उन पर आरोप लगाया गया हो। आदर्श का मानना था कि अगर उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया तो आयोजक उन्हें कुछ नहीं कर सकता। आदर्श के सुझाव को सुनने के बाद एलिन और नंदिनी दोनों, जो शायद ही कभी कोई बुरा काम करते थे, काफी उत्साहित लग रहे थे। आखिरकार यदि वे ऑब्जर्वर ईगल्स द्वारा एकत्र की गई जानकारी का लाभ उठा सकते तो खजाना जल्द ही उनकी जेब में आ जाएगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।